हेलो इवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जो मेंडल है वो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स की, मतलब जेनेटिक्स की जो एक्चुअल शुरुआत है वो की थी किसने? मेंडल ने। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो मेंडलियन जेनेटिक्स है उसमें किस तरह से जो कैरेक्टर है उनका ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर। उसके बाद में फिर हमने स्टार्ट किया उसमें क्रोमोसोमल जेनेटिक्स, मतलब जो जेनेटिक्स है उसको हमने क्रोमोसोम के लेवल पे समझना स्टार्ट किया, या उसी को हम बोलते हैं मॉर्गन जेनेटिक्स। तो मेंडलियन जेनेटिक्स या जिसको बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, उसके बाद में हमने देखा क्या? क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। उसके बाद फिर हमारे किस पे? ह्यूमन जेनेटिक्स पे। तो कहने वाला सिंपल सा ये है कि जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से जो इनहेरिटेंस है, कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर, एंड जो इनहेरिटेंस है उसका क्या क्या टाइप होता है, उनके जो भी मोड होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स पार्ट 2, आप इसको बोल सकते हैं। चैप्टर का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में आप सिंपल सी बात ही समझ सकते हो। जब मेंडल से पूछा गया था, कहानी की शुरुआत तो मेंडल से ही होती है। मेंडल ने जब अपना वर्क है उसको बाकी के लोगों के सामने, मतलब जो उनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे उनके सामने जब उन्होंने अपने वर्क को प्रेजेंट किया था, तो मेंडल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जब मेंडल ने बताया कि भाई जो फैक्टर है, फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, एंड जो फैक्टर है फैक्टर कंट्रोल करते हैं किसी कैरेक्टर को। तो मेंडल से भी पूछा गया कि भाई जो फैक्टर है ये फैक्टर एक्चुअल में किस चीज़ के बने होते हैं, एंड ये फैक्टर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। अब मेंडल के पास उस समय कोई जवाब इस बात का नहीं था कि फैक्टर किस चीज़ के बने होते हैं एंड जो फैक्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्योंकि मेंडल ने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था उसके बेसिस पे ये तो बता दिया कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास में फैक्टर होते हैं, एंड जो फैक्टर है ये पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, एंड जो फैक्टर है ये कैरेक्टर को कंट्रोल भी करते हैं, मतलब कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं। लेकिन मेंडल के पास में उस समय इस बात का जवाब नहीं था कि जो फैक्टर हैं, जिसको हम आज के डेट में जीन बोलते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं, एंड ये जो जीन है या जो फैक्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। इनके बाद में फिर आते हैं कौन? मॉर्गन। जो मॉर्गन है वो ये बताते हैं हमें कि जो फैक्टर है या जो जीन है एक्चुअल में ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? क्रोमोसोम्स पे। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाता कि जो फैक्टर या जीन है एक्चुअल में ये किस चीज़ के बने होते हैं। बस जो लोकेशन है उसके बारे में हमें यहाँ पे आइडिया लग जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोमल जेनेटिक्स है उसी के साथ में एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है मोलिकुलर जेनेटिक्स, या जिसको आप बोल सकते हो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कि जो जीन है या जो फैक्टर है एक्चुअल में ये किस चीज़ का बना होता है, इसका मोलिकुलर लेवल क्या है। मतलब जो चीज़ जो फैक्टर है इसका मोलिकुलर लेवल पे, मोलिकुलर लेवल क्या है, मोलिकुलर इसका जो बेसिस है उसको जानने की यहाँ पे कोशिश की गई। तो क्रोमोसोमल जेनेटिक्स के पैरेलल में ही स्टार्ट हो जाती है क्या? मोलिकुलर जेनेटिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम स्टार्ट करेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, जो मेंडल है, मेंडल से जब क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो फैक्टर है किस चीज़ के बने होते हैं, मेंडल के पास कोई जवाब नहीं था। फिर आते हैं मॉर्गन। मॉर्गन ने बस ये बता दिया कि जो फैक्टर है जो जीन है वो कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। लेकिन ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसका मोलिकुलर नेचर क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं था। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मेंडल एंड जो मॉर्गन है इनके टाइम तक किसी को नहीं पता था दुनिया के अंदर कि जो फैक्टर है जो जीन है ये किस चीज़ का बना होता है। तो इसके बारे में जानना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोलेंगे? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अ केमिकल सब्सटेंस a chemical substance which can store express and transfer hereditary information from one generation to next generation, from one generation
टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ बोल सकते हैं जो फैक्टर है, जो जीन है, इसका जो केमिकल नेचर है, इसे जानने की कोशिश की गई। एंड हम लोगों ने क्या किया, पहले से ही एक्चुअल में ये डिसाइड कर लिया, मतलब हमने पहले से इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर ली कि जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट करना, इसको सर्च करना स्टार्ट करेंगे। एंड जो मॉलिक्यूल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे फिट बैठता है, मतलब जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिलेंगी, उसी को हम क्या मान लेंगे, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन स्टोर, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सके। एक्सप्रेस मतलब जो मान लीजिए कोई फैक्टर है उसको वो एक्सप्रेस कर सके, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई फिनोटाइप बन सके। जो इन्फॉर्मेशन है उससे कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है उसका फॉर्मेशन होगा। विच कैन स्टोर, एक्सप्रेस एंड ट्रांसफर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर कर सके। तो ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि क्या कर सके, जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके, मतलब उससे कैरेक्टर बना सके। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर भी कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों ने डिसाइड की, उसके बेसिस पे फिर हमने इसको सर्च करना स्टार्ट किया। तो हम देखेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए हमें मतलब एक टाइम पे ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या है, लेकिन पहले से ही जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोगों ने डिसाइड कर ली, वो पता कर ली कि भाई ये प्रॉपर्टी होना जरूरी है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलेंगी उसको हम क्या मान लेंगे, जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा हो जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो एंड उसकी हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो। इट शुड बी प्रेजेंट it should be present in all organisms it should be present in all organisms। जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जो कि सभी लोगों के अंदर, सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, बल्कि उनकी हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो। इसके अलावा it should have vast diversity। इट शुड हैव वास्ट डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कि ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जो जीन है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, डाइवर्स मॉलिक्यूल। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो जीन है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगी। इसी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा होना चाहिए, वास्ट डाइवर्सिटी वाला होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कई टाइप की जो डाइवर्सिटी हो वो प्रेजेंट हो। इसके अलावा इसमें इट शुड बी स्टेबल, it should be stable chemically and structurally। chemically and structurally। it should be stable chemically and structurally। भाई सिंपल सी बात ये, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास में क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जेनेटिक जो मटेरियल है अगर वही स्टेबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी स्टेबल केमिकली। केमिकली कैसा हो, स्टेबल हो। केमिकली स्टेबल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि लेस रिएक्टिव हो।
अगर लेस रिएक्टिव होगा तो मोर स्टेबल होगा, अगर मोर रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा। तो इट शुड बी केमिकली स्टेबल, मतलब आप बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। स्ट्रक्चरली का मतलब ये कि जो स्ट्रक्चर है उसका कुछ इस तरह से हो कि थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर कुछ चेंज आता भी है तो पूरा जो मॉलिक्यूल है वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए। So it should be stable chemically and structurally. It can express. Next है it can express itself in the form of Mendelian characters it can express itself in the form of Mendelian character, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सके एंड जो कैरेक्टर है उसका फॉर्मेशन भी कर सके। इसके अलावा it can generate its replica, मतलब यह है कि इसके अंदर रेप्लिकेशन एबिलिटी होना जरूरी है। ये सिंपल सी बात है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। तो पहली बात तो ये कि जब उस मॉलिक्यूल के अंदर रेप्लिकेशन होगा तब जाके वो जो मॉलिक्यूल है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, रेप्लिका, मतलब अपनी जो रेप्लिका है उसको ये प्रोड्यूस कर सके। इट शुड हैव रेप्लिकेशन एबिलिटी, ये अपनी एक जो रेप्लिका है उसको प्रोड्यूस कर सके। इसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी होना जरूरी है कि अपनी जैसी एक कॉपी फॉर्म कर सके। वो जो कॉपी है फिर वो ट्रांसफर होगी प्रोजेनी के अंदर, जिसकी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी पेरेंट से प्रोजेनी में। इसके अलावा इट कैन अंडरगो स्लो चेंजेस। ये सिंपल सा आप बोल सकते हो, इट शुड हैव म्यूटेशन एबिलिटी, म्यूटेशन होना भी इसमें जरूरी है। देखिए स्टेबल भी हो के, लेकिन जो म्यूटेशन है थोड़ा बहुत इसके अंदर जो म्यूटेशन है उसकी एबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है। तो जेनेटिक मेटेरियल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर म्यूटेशन हो सके। जब म्यूटेशन होगा तो भी इवोल्व हो सकेगा, मतलब बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ में ये भी इवोल्व कर पाएगा अगर इसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशन। सो इट शुड हैव म्यूटेशन एबिलिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोगों ने डिसाइड कर ली बिफोर सर्चिंग जेनेटिक मेटेरियल, एंड उसके बाद में जो जेनेटिक मेटेरियल है उसको सर्च करना एक्चुअली में हमने स्टार्ट किया। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि जो जेनेटिक मेटेरियल है ये होना चाहिए सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सबके अंदर होगा एंड उनकी हर एक सेल के अंदर होगा। इसके अलावा इट शुड हैव वास्ट डाइवर्सिटी, क्योंकि इसको अलग अलग टाइप के जो जीन है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है। तो ये होना चाहिए कैसा, एक डाइवर्स टाइप का मॉलिक्यूल जो कि अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सके। इसके अलावा इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, स्टेबल होना जरूरी है। केमिकली स्टेबल का मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव, एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, थोड़ा बहुत अगर कहीं चेंज होता भी है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए उस समय तो नहीं पता था कि डीएनए होता है, लेकिन आज के डेट में उनको पता है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए है अगर मान लीजिए कहीं पे कोई बेस पे हट भी जाता है तो डीएनए के अंदर मिलता है एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक आध बेस पे निकल जाएगा तो पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये कोलैप्स कर जाएगा। स्ट्रक्चरली कैसा होता है, वो स्टेबल होता है। इसके अलावा इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मतलब जो भी फैक्टर है, जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअल में, ये क्या बना सके, कैरेक्टर को फॉर्म कर सके या कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर सके। इसके अलावा इट कैन जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब इसके अंदर रेप्लिकेशन हो सके एंड इसके अंदर स्लो म्यूटेशन भी हो सके। अब इनको डिसाइड करने के बाद में हमने स्टार्ट किया जेनेटिक मटेरियल को सर्च करना। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्लियर था कि ये सब प्रॉपर्टीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कोई सेल का कोई माइक्रो मॉलिक्यूल तो इनको फुलफिल नहीं कर सकता। यहाँ से हमें क्लियर था कि ये पक्का होना चाहिए एक सेल का कोई बायो मॉलिक्यूल, एक्चुअल में होना चाहिए क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल।
तो सेल का कोई जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वही इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर सकता है। तो हमने सर्च किया यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है, इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको केवल सेल का कोई जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, सेल का कोई जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वही इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज है उनको फुलफिल कर सकता है। कोई माइक्रो मॉलिक्यूल के बस की बात यहाँ पे नहीं है। तो अब जो सेल के मैक्रो मॉलिक्यूल थे, इनमें हमने जो सर्च है उसको स्टार्ट किया कि भाई कौन सा जो मैक्रो मॉलिक्यूल है सेल का वो हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो भी मेन मैक्रो मॉलिक्यूल है, अब देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, तो ये है सेल के मेन मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अब हमने क्या किया, अपना जो सर्च है उसको स्टार्ट किया इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे। अब देखिए इनमें से क्या था एक्चुअल में, जो आरएनए है, आरएनए के बारे में हमें ये पता था कि जो आरएनए है एक्चुअल में ये कैसा होता है, केमिकली रिएक्टिव होता है। एंड केमिकली रिएक्टिव है, इसका मतलब कैसा है, ये लेस स्टेबल। तो आरएनए तो यहाँ पे पता था कि जो आरएनए है एक्चुअल में केमिकली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसकी वजह से कैसा होता है, ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। एंड जो जेनेटिक मेटल है वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता जिसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो। जो जेनेटिक मेटल है वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि कैसा हो, हाईली स्टेबल हो। तो इस वजह से जो आरएनए है ये तो यहीं पे रेस से बाहर हो गया था। अब बचते हैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड डीएनए। देखिए इसी समय एक्चुअल में जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, सटन एंड बोवेरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज की थी, क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने बताया था कि जो जीन है या जो फैक्टर है ये कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। एंड उसको फिर मॉर्गन ने प्रूव भी कर दिया था। तो यहाँ से क्लियर हो गया था कि भाई जो जीन है या जो फैक्टर है जिनके बारे में, मतलब मेंडल ने तो खैर फैक्टर टर्म यूज़ किया था, तो जो मेंडेलियन फैक्टर है ये एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। सटन एंड बोवेरी जो है इन्होंने इसी समय, सटन एंड बोवेरी क्योंकि जो वर्क है क्रोमोसोमल जेनेटिक्स एंड जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है एक्चुअल में ये एक दूसरे के पैरेलल में चल रहे थे। इसी टाइम पे जो सटन एंड बोवेरी है ये बताते हैं, इन्होंने प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इसका ये है कि जो जीन है या जो फैक्टर है वो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं। एंड जो क्रोमोसोम किसका बना होता है, भाई क्रोमोसोम मेनली 2 चीज़ों का बना होता है, एक तो होता है प्रोटीन, दूसरा होता है क्या, डीएनए। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जो क्रोमोसोम है, भाई क्रोमोसोम एक्चुअल में किस चीज़ का बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन का। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मेनली किस चीज़ का बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन का। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास बचते हैं 2 कैंडिडेट। देखिए सिंपल सी बात है, जो सटन एंड बोवेरी थे इन्होंने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में जो मॉर्गन है उन्होंने प्रूव भी किया कि जो फैक्टर है या जो जीन है ये क्रोमोसोम पे ही होते हैं। एंड जो क्रोमोसोम है ये मेनली बने होते हैं किस चीज़ के, डीएनए एंड प्रोटीन के। इसका मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी यहाँ पे क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया। अब बचते हैं कौन, प्रोटीन एंड डीएनए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किए गए जानने के लिए कि जो जेनेटिक मेटल है वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज लिखी है एक्चुअल में, जो ये प्रॉपर्टीज है एक्चुअल में आप देखेंगे
मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं इनको दोनों फुलफिल करते हैं, डीएनए भी एंड प्रोटीन भी। लेकिन दो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसी लिखी हुई हैं जो केवल मिलती हैं डीएनए के अंदर, वो प्रोटीन के अंदर नहीं मिलती हैं। एक तो ये है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता है किसके अंदर? डीएनए के अंदर। रेप्लिकेशन डीएनए के अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर नहीं होता। एंड जो म्यूटेशन है ये भी किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर होता है, ये भी प्रोटीन के अंदर नहीं होता। तो जो रेप्लिकेशन एंड म्यूटेशन है ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि केवल किसके अंदर मिलती हैं? डीएनए के अंदर मिलती है, प्रोटीन के अंदर ये प्रॉपर्टीज एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, एंड वो जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनसे हमें ये समझ में आया, मतलब जो भी एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनका जो रिजल्ट है वो आता है किसके फेवर में? डीएनए के फेवर में। एंड फिर हमने ये मान लिया कि जो डीएनए है वही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोटीन है फिर इस रेस से बाहर हो गया। तो फाइनली हमने डिसाइड किया दैट जो डीएनए है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये जो प्रोटीन एंड जो एक्चुअल में जो प्रोटीन है, इवन जो प्रोटीन है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था फॉर जेनेटिक मटेरियल। इवन जो मैक्सिमम साइंटिस्ट हैं वो तो प्रोटीन के फेवर में थे, क्योंकि जो प्रोटीन, अच्छा इसके पीछे एक रीज़न ये भी था, प्रोटीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये उस समय काफ़ी ज़्यादा थी। एंड जो डीएनए है इसके 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 रेस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी कम थी। भाई पहली बात है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड होते हैं कितने? 20 टाइप के। तो लोगों को लगता था कि भाई एक तो अमीनो एसिड जो है 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, एंड जो प्रोटीन है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब ये काफ़ी डाइवर्स मॉलिक्यूल है, स्टेबल भी होता है। तो जो प्रोटीन है ये होना चाहिए क्या? जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा जो डीएनए है, एक्चुअल में जो डीएनए है पता चला कि भाई जो डीएनए है ये बना होता है 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड का। तो लोगों को ये भी लगता था कि भाई 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, ये शायद इतनी डाइवर्सिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इतना डाइवर्स मॉलिक्यूल नहीं है, एंड ये इतना स्टेबल भी नहीं है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि जो डीएनए है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत कम थी, एंड कंपेरेटिवली जो प्रोटीन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। इस वजह से लोगों को लगने लगा था कि जो प्रोटीन है ये होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। इस वजह से जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट थे उन, मतलब वो डीएनए के फेवर में आए, तब भी कुछ लेवल तक कुछ लोगों ने उसको नहीं माना, क्योंकि अभी उनका मानना यह था कि नहीं, जो प्रोटीन है यही होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए है ये उतना डाइवर्स टाइप का मॉलिक्यूल एंड ये उतना स्टेबल टाइप का मॉलिक्यूल नहीं है। फाइनली 1952 में हर्शे एंड चेज का जब एक्सपेरिमेंट होता है उस समय जो रिजल्ट था वो आता है डीएनए के फेवर में, एंड यहाँ से प्रूव होता है कि जो डीएनए है वही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। एंड एक्चुअल में हुआ क्या, हर्शे एंड चेस के टाइम पे ही क्या हुआ, जो डीएनए है उसके बारे में कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चल चुकी थी। मतलब डीएनए या जो न्यूक्लिक एसिड है उसको लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, एंड ये समझ में आ गया था कि भाई ठीक है 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड तो होते हैं, लेकिन जो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है इनकी जो सीक्वेंस है वो अलग अलग टाइप की होती है, एंड अलग अलग टाइप की जो सीक्वेंस है उसकी वजह से अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकता है। तो डीएनए के बारे में जो नॉलेज थी वो हमारी बढ़ चुकी थी, एंड जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट थे वो भी किसके फेवर में आए? डीएनए के फेवर में। तो फाइनली यहाँ पे माना गया दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो कि अलग अलग टाइम पे किए गए थे, एंड मतलब एक्सपेरिमेंट जो है 2 तो उसमें एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनसे क्लियर कट पता चलता है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। एंड जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये दिया हुआ है, मतलब वो एक तरह से ये बताता है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो सर्च है एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल का जो सर्च है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये पता नहीं चलता कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किस तरह से जेनेटिक मटेरियल की सर्च है वो स्टार्ट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 एक्सपेरिमेंट हैं, अलग अलग टाइम पे किए गए थे। फर्स्ट जो इसमें एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसका हम देखेंगे एविडेंस फ्रॉम तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे एविडेंस फ्रॉम ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट
देखिए जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इसको परफॉर्म किया था उन्होंने 1928 में, इन 1928। जो ग्रिफिथ एक्चुअल में ये ब्रिटेन के अंदर डॉक्टर थे, ये काम कर रहे थे निमोनिया डिजीज पे। तो उन्होंने पता किया कि भाई जो निमोनिया है ये होता है एक्चुअल में बैक्टीरिया की वजह से, एंड जो बैक्टीरिया है उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, या इसी को बोलते हैं हम न्यूमोकोकस निमोनी। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है ये काम कर रहे थे निमोनिया डिजीज पे। ही वॉज वर्किंग ऑन निमोनिया डिजीज, ये काम कर रहे थे निमोनिया डिजीज पे, निमोनिया डिजीज। एंड उन्होंने पता किया कि जो निमोनिया डिजीज है ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। एंड ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कई सारे नाम हैं। इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं क्या, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, या इसी को हम बोलते हैं न्यूमोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस निमोनी। अब उन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड पर्सन था निमोनिया से, उन्होंने वहाँ से आइसोलेट किया इस बैक्टीरिया को और उसका कल्चर उन्होंने तैयार किया। बैक्टीरिया को उन्होंने आइसोलेट किया एंड उन्होंने जो बैक्टीरिया है उसका कल्चर तैयार किया, मतलब जो कल्चर मीडियम है उसमें उस बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो किया। तो इन्होंने यहाँ पे तैयार किया बैक्टीरियल कल्चर। जो बैक्टीरियल कल्चर है, इस बैक्टीरिया को उन्होंने आइसोलेट किया एंड इसका कल्चर किया, बैक्टीरियल कल्चर। ये कल्चर मतलब सिंपल सा ये होता है, पेट्री डिश होती है हमारे पास में। जो पेट्री डिश है उसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पहले तो उनको ऐड कर देते हैं, फिर जो बैक्टीरिया है थोड़ा सा उसका इनोकुलम लेते हैं, उसको उसमें ऐड कर देते हैं, फिर उस पेट्री डिश को हम बंद कर देते हैं एंड उसको हम रख देते हैं इंक्यूबेटर में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया है ये प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। उसके बाद में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है मान लीजिए आपने इनको एक दिन के लिए भी रख दिया है, जो बैक्टीरिया है वहाँ से लेंगे अपना न्यूट्रिशन, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनको देखते हैं नेक्स्ट डे, उस प्लेट को हम निकालेंगे इंक्यूबेटर में से, फिर हम चेक करते हैं। होता है क्या कि जो बैक्टीरिया है ये डिवाइड, बैक्टीरिया के अंदर होता है बाइनरी फिशन। जो बाइनरी फिशन है उसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे बन जाते हैं एंड इनकी बनती है एक्चुअल में कॉलोनी। जो बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया कभी भी सिंगल ग्रो नहीं करता, एक्चुअल में जो बैक्टीरिया है इनकी पूरी जो कॉलोनी है ये फॉर्म होती है। तो बैक्टीरिया डिवाइड करके एक जो कॉलोनी है उसको ये फॉर्म कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेट किया इन्फेक्टेड पर्सन से एंड जो बैक्टीरिया है उसको उन्होंने कल्चर किया, मतलब जो कल्चर मीडियम है उसको ग्रो किया। अब लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई बैक्टीरिया तो वही है, लेकिन इनको यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी दो टाइप की कॉलोनी। इन्होंने ऑब्जर्व किया जो बैक्टीरिया है इसकी इनको क्या मिलती है, दो टाइप की कॉलोनी। ये जो कुछ बैक्टीरिया है वो तो फॉर्म करते हैं स्मूथ कॉलोनी, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई बैक्टीरिया तो सेम है, लेकिन जब इन्होंने उनकी जो कॉलोनी है उसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो कुछ बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, कुछ तो कॉलोनी ऐसी थी जो कि बड़ी स्मूथ एंड शाइन टाइप की कॉलोनी थी, एंड जो कुछ बैक्टीरिया है उनकी जो कॉलोनी है वो ऐसी थी जो कि काफ़ी रफ टाइप की थी। तो उन्होंने यहाँ पे सेम बैक्टीरिया की दो टाइप की जो कॉलोनी है उसको ऑब्जर्व किया, स्मूथ टाइप की कॉलोनी एंड दूसरी कैसी थी, रफ कॉलोनी। रफ कॉलोनी मतलब बैक्टीरिया सेम है लेकिन जो कॉलोनी है वो अलग अलग टाइप की थी। यहाँ पे जो स्मूथ कॉलोनी है, जो बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी को फॉर्म करते हैं उनको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एस टाइप बैक्टीरिया, एंड जो बैक्टीरिया रफ टाइप की कॉलोनी बनाते हैं इनको हम बोल सकते हैं आर टाइप बैक्टीरिया।
देखिए बैक्टीरिया को जब ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कॉलोनी है, कई बार तो जो कॉलोनी है एक्चुअल कॉलोनी को देख के ही हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। अलग अलग जो बैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप की जो कॉलोनी है, अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की जो कॉलोनी है उसको फॉर्म करते हैं। तो कॉलोनी के बेसिस पे भी कई सारी जो चीज़ें हमें पता चल जाती है बैक्टीरिया के बारे में। अब यहाँ पे सेम जो बैक्टीरिया था उसने दो टाइप की जो कॉलोनी है वो फॉर्म की, स्मूथ टाइप की कॉलोनी एंड दूसरी कैसी थी यहाँ पे रफ टाइप की कॉलोनी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया का सैंपल है वो लिया उस कल्चर प्लेट से, मतलब बैक्टीरिया की स्लाइड बनाई एंड स्लाइड बना के उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा इसमें क्या डिफरेंस है कि जो सेम टाइप का बैक्टीरिया है कभी तो बनाता है स्मूथ टाइप की कॉलोनी और कभी क्या बनाता है वो रफ टाइप की कॉलोनी। तो जब उन्होंने स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि जो स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, इनके पास में होती है म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ इज प्रेजेंट एंड जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं इनके पास में ये जो कवरिंग है, ये जो शीथ है, ये एब्सेंट होती है। म्यूसिलेजिनस शीथ इज एब्सेंट। मतलब जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे इनके पास में क्या प्रेजेंट थी, म्यूसिलेजिनस शीथ। एंड जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं जब उन्होंने देखा इनको माइक्रोस्कोप में तो इनके पास में कोई कवरिंग यहाँ पे नहीं थी, मतलब यहाँ पे केवल सेल वॉल तो थी लेकिन जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है वो एब्सेंट थी। देखिए होता क्या है, ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है एक्चुअल में यही जब थिक हो जाती है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। एंड जो कैप्सूल है या जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है इसका काम होता है बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करता है तो जब बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करेगा या किसी भी होस्ट के अंदर एंटर करेगा तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मान लीजिए बैक्टीरिया के पास में क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे जो बैक्टीरिया है ये बच जाता है, मतलब ये मर नहीं पाता, ये किल नहीं हो पाता। जब ये किल नहीं हो पाएगा तो मतलब ये कि ये सर्वाइव करेगा, और जब ये सर्वाइव करेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा एंड डिजीज कॉज करेगा। तो यहाँ पे ये वाले जो बैक्टीरिया थे इनके पास में क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे बच जाते हैं। जब उससे बच जाएंगे तो सर्वाइव करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड डिजीज कॉज करेंगे। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये होते हैं डिजीज कॉजिंग। ये होते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। या इन्हीं को आप बोल सकते हो पैथोजेनिक, इन्हीं को आप बोल सकते हो विरुलेंट। तो जो एस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग, जो कि इनको होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा लेती है, जिसकी वजह से इनकी डेथ नहीं हो पाती। जब डेथ नहीं होगी तो सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिजीज कॉज करेंगे। इनको हम बोल सकते हैं पैथोजेनिक या विरुलेंट बैक्टीरिया। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है इनके पास में कोई कवरिंग तो है नहीं। जब इनके पास में कवरिंग नहीं है तो होता क्या है कि जब ये किसी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है एंड इनको किल कर देगा। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे, तो इनको हम बोल देंगे ये होते हैं नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, नॉन पैथोजेनिक, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं नॉन विरुलेंट। नॉन पैथोजेनिक या नॉन विरुलेंट। अब देखिए जो एस टाइप के बैक्टीरिया हैं ये डिजीज कॉज करते हैं एंड जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं डिजीज कॉज नहीं करते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया, चलो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके बेसिस पे ये बताया है कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है दे आर पैथोजेनिक और विरुलेंट बैक्टीरिया, एंड जो आर टाइप के बैक्टीरिया है दे आर नॉन पैथोजेनिक या नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया। कहना मतलब सिंपल सा ये है कि जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया को कल्चर किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किए कि भाई जो बैक्टीरिया है इसके दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं। ये क्या है, सेम टाइप के बैक्टीरिया के टू स्ट्रेन, दो स्ट्रेन है ये सेम बैक्टीरिया के।
एक जो स्ट्रेन हो तो क्या बनाता है स्मूथ कॉलोनी, दूसरा क्या बनाता है रफ कॉलोनी। जो बनाता है स्मूथ कॉलोनी उसको हम बोलेंगे एस टाइप स्ट्रेन या एस टाइप बैक्टीरिया, एंड जो बैक्टीरिया बनाता है क्या रफ टाइप की कॉलोनी उसको क्या बोलेंगे आर टाइप स्ट्रेन या आर टाइप बैक्टीरिया, जो एस टाइप है या डिजीज कॉज करता है एंड जो आर टाइप है या डिजीज कॉज नहीं कर पाता। अब आता है इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसका नेक्स्ट स्टेप। अब इन्होंने क्या किया, जो दोनों टाइप के बैक्टीरिया थे, जैसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एस टाइप के लिए, इन्होंने क्या किया एस टाइप का जो बैक्टीरिया है, एस टाइप के बैक्टीरिया को लिया एंड इनको इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर। एस टाइप बैक्टीरिया वाज इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस। एस टाइप बैक्टीरिया वाज इंजेक्टेड इनटू माइस, जो एस टाइप का बैक्टीरिया है इसको माइस में इंजेक्ट किया। अब क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता है निमोनिया, तो जो माइस थे उनको क्या हो गया निमोनिया हो गया एंड कुछ समय के बाद क्या होता है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो माइस हैं इनकी आती है डेथ, माइस डाइड। तो जो एस टाइप है देखिए यहाँ से क्लियर होता है, यहीं से उन्होंने बताया एक्चुअल में कि जो एस टाइप है क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, ये होते हैं पैथोजेनिक या विरुलेंट, क्योंकि जब इनको उन्होंने ट्रांसफर किया माइस के अंदर तो जो माइस है उनको निमोनिया हुआ एंड माइस की डेथ हो गई। इसके अलावा इन्होंने माइस के अंदर जब देखा तो इनको क्या मिलते हैं यहाँ पे एस टाइप के बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि जो एस टाइप के बैक्टीरिया है उन्होंने क्या की है, जो माइस है उसकी डेथ की है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आर टाइप का बैक्टीरिया है, आर टाइप के बैक्टीरिया को या जो आर टाइप का स्ट्रेन है, this R type bacteria or R type strain was injected into mice. It was injected into mice. तो देखिए सिंपल सी बात है, जो एस टाइप है उसके पास में क्या थी म्यूसिलेज की कवरिंग, जिसकी वजह से ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाता है, डिजीज कॉज करता है एंड जो माइस है उसको निमोनिया होता है एंड माइस की डेथ हो जाती है। लेकिन जो आर टाइप है, जब आर टाइप माइस के अंदर जाता है तो माइस का जो इम्यून सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है एंड माइस का जो इम्यून सिस्टम है ये इस आर टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देता है, क्योंकि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है इसके पास में म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके पास में कवरिंग क्या है एब्सेंट है। इस वजह से ये जो आर टाइप का बैक्टीरिया इसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से क्या होगा, जो माइस है इनको निमोनिया नहीं होता एंड जो माइस है वो यहाँ पे सर्वाइव करती हैं, माइस सर्वाइव। माइस सर्वाइव। इसके अलावा जब ये माइस के अंदर चेक करते हैं तो इनको कोई आर टाइप का बैक्टीरिया नहीं मिलता। बस सिंपल सी बात ये, जो माइस है, माइस ने क्या किया, माइस का जो इम्यून सिस्टम था उसने जो आर टाइप के बैक्टीरिया थे इनको किल कर दिया। इस वजह से इस माइस के अंदर इनको कोई आर टाइप का जो बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलता। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइस की डेथ हो गई थी तो मतलब जो बैक्टीरिया थे वो सर्वाइव किए थे, इस वजह से यहाँ पे क्या मिला था उनको एस टाइप का बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे उनको आर टाइप का बैक्टीरिया नहीं मिला, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनकी आती है डेथ। देखिए ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं के बेस पे उन्होंने बताया था कि जो एस टाइप है ये तो कैसे होते हैं, डिजीज कोजिंग होते हैं एंड जो आर टाइप है ये डिजीज कोजिंग नहीं होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो एस टाइप का बैक्टीरिया है इसको किया हीट किल्ड। जो एस टाइप का बैक्टीरिया है इसको उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड। हीट किल्ड, देखिए हीट किल्ड का मतलब सिंपल सा ये होता है, जो एस टाइप का बैक्टीरिया है इसको लिया इन्होंने किसमें, टेस्ट ट्यूब में। जैसे मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें लिया एस टाइप का बैक्टीरिया, इसको गर्म किया तो ये हो जाता है हीट किल्ड। कहने का मतलब ये है जो सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल है ये पूरी ब्रेक हो जाएगी, जो भी यहाँ पे सेलुलर कंपाउंड होते हैं ये सब स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, इसको हीट किल किया तो ऑब्वियसली बात है जो बैक्टीरियल सेल उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एंड अब इसको इंजेक्ट किया इन्होंने माइस के अंदर। दिस हीट किल्ड एस टाइप वॉज इंजेक्टेड इनटू माइस। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, सिंपल सी बात ये है, ये जो बैक्टीरिया है इनकी तो पहले क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। जब इनको इंजेक्ट करेंगे तो जो माइस है उसके अंदर कोई निमोनिया नहीं हुआ एंड जो माइस है ये सर्वाइव करती हैं, माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव। अब इसके बाद में आता है सबसे लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप। अब उन्होंने क्या किया, आर टाइप प्लस एस टाइप, एस टाइप कौन सा, हीट किल्ड वाला, इन दोनों को मिक्स किया एंड माइस के अंदर इंजेक्ट किया।
आर टाइप प्लस एस टाइप, आर टाइप प्लस एस टाइप, और एस टाइप कौन सा है यहाँ पे, हीट किल्ड। हीट किल्ड। तो उन्होंने क्या किया, जो एस टाइप था, एस टाइप तो कौन सा, हीट किल्ड, उसमें उन्होंने क्या मिला दिया, थोड़ा सा आर टाइप। अब इनको मिलाने के बाद में पूरा जो मिक्सचर हो गया, मतलब एस टाइप हीट किल्ड प्लस आर टाइप, इनको लिया इन्होंने किसमें, इंजेक्शन में, एंड इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। दिस मिक्सचर वॉज इंजेक्टेड इनटू माइस, एंड यहाँ पे जो रिजल्ट है ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। यहाँ पे क्या होता है, जो माइस है उनकी डेथ हो जाती है, माइस डाइड, माइस डाइड। अब देखिए ये वाला जो स्टेप है ये इनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग इसलिए था, यहाँ पे दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये स्टेप काफ़ी सरप्राइजिंग था। पहली बात तो ये आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप, जब उन्होंने क्या किया था, भाई ये क्या है आर टाइप, जब ये आर टाइप को इंजेक्ट करते हैं तब क्या होता है, माइस सर्वाइव। जब ये एस टाइप हीट किल्ड वाला एस टाइप को इंजेक्ट करते हैं तब भी क्या होता है, माइस सर्वाइव। बस उन्होंने क्या किया है, दोनों को मिक्स किया, मतलब इन दोनों को जब वो अलग अलग देते हैं, जब इन दोनों को वो सेपरेटली ट्रांसफर करते हैं माइस के अंदर, तब तो जो माइस है वो सर्वाइव करता है। लेकिन जो यहाँ पे दोनों को उन्होंने बस क्या किया है, मिक्स किया है, दोनों को मिक्स किया, तो उसकी वजह से क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई। तो ये बड़ा इनके लिए सरप्राइजिंग था कि भाई जब दोनों चीज़ों को हम सेपरेटली देते हैं तब तो माइस की डेथ नहीं होती है, लेकिन जब दोनों का एक मिक्सचर बना के माइस के अंदर इंजेक्ट किया, उसकी वजह से क्या हो गया, माइस की यहाँ पे डेथ हो गई। पहली बात है। दूसरी चीज़ ये, जब इन्होंने इस माइस के अंदर ऑब्जर्व किया तो यहाँ इनको मिलते हैं कौन से, एस टाइप के बैक्टीरिया। अब ये भी कन्फ्यूजन था कि भाई इसके अंदर एस टाइप के बैक्टीरिया कहाँ से आ गए, जबकि इसके अंदर इंजेक्ट क्या किया है, आर टाइप। भाई माइस के अंदर एक्चुअल में जो बैक्टीरिया इंजेक्ट हुआ है वो कौन सा है, आर टाइप, और मिल कौन से रहे हैं इसके अंदर, एस टाइप। देखिए जो एस टाइप है ये एस टाइप में बैक्टीरिया नहीं है, एक्चुअल में जो एस टाइप है तो हीट किल्ड है, उसकी वजह से एक तरह का सोल्यूशन बन चुका है। यहाँ पे तो पूरी सेल जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो एक्चुअल में जो लिविंग बैक्टीरिया है, जो लिविंग बैक्टीरिया इन्होंने ट्रांसफर किया है वो कौन सा है, आर टाइप, एंड इसके अंदर कौन सा मिल रहा है उनको, एस टाइप। तो अब इन्होंने क्या किया, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। इन्होंने बताया देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, कि जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं, एक्चुअल में यही बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुए हैं किस में, एस टाइप के बैक्टीरिया में। देखिए आर टाइप का बैक्टीरिया एंड जो एस टाइप का बैक्टीरिया, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंपल सी बात, डिफरेंस केवल किसका है, म्यूसिलेज की कवरिंग का। जो आर टाइप है उसके पास में म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं है, एंड जो एस टाइप है उसके पास में क्या होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग। अगर जो आर टाइप है वो भी अपने अराउंड क्या बना ले, म्यूसिलेज की कवरिंग, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एस टाइप। तो जो आर टाइप का बैक्टीरिया है अगर वो बना लेगा म्यूसिलेज की कवरिंग, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, एस टाइप के बैक्टीरिया में। इसीलिए इसको क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक टाइप का बैक्टीरिया है वो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका नहीं बताया कि जो एस टाइप का जो हीट किल्ड वाला सॉल्यूशन है इसका भी कुछ रोल होता है। कि एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो आर टाइप है, आर टाइप के बैक्टीरिया ने इस एस टाइप के बैक्टीरिया के सॉल्यूशन से किसी ऐसे केमिकल को, किसी ऐसे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से ये जो आर टाइप है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एस टाइप में। एंड इसी को उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एक्चुअल में ये पक्का क्या है, जेनेटिक मटीरियल। जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, क्या बोला इसको उन्होंने, जेनेटिक मटेरियल। भाई सिंपल सी बात, ये कोई ऐसी चीज़ जो कि बैक्टीरिया के टाइप को कन्वर्ट कर दे, जो बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे, इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर हो सकती है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। सिंपल सी बात ये है, ये जो बैक्टीरिया था इसके पास में म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं थी। अब इस बैक्टीरिया ने इस सॉल्यूशन से कुछ ऐसी चीज़ को एब्जॉर्ब किया है जिसकी वजह से अब इसने क्या बना लिया अपने अराउंड, म्यूसिलेज की कवरिंग। तो सिंपल सी बात है, कोई भी कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास में होती है, जेनेटिक मटेरियल के पास में। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, जिसको आर टाइप के बैक्टीरिया ने एस टाइप के बैक्टीरिया के सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से जो आर टाइप है ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। देखिए जो एस टाइप का बैक्टीरिया था, एस टाइप हीट किल्ड, हीट किल्ड, यहां से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल
या ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस है इसको एब्जॉर्ब किया किसने, आर टाइप के बैक्टीरिया ने। इसको उन्होंने क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब किया है किसने, एस टाइप ने। कहाँ से एब्जॉर्ब किया है, सॉरी एब्जॉर्ब किया है किसने, आर टाइप ने। और कहाँ से एब्जॉर्ब किया है, एस टाइप के बैक्टीरिया के हीट किल्ड सॉल्यूशन से। तो कोई ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे पास हुआ है एस टाइप के सॉल्यूशन से आर टाइप के बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से ये जो आर टाइप है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, एस टाइप में। इसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। एस टाइप बैक्टीरिया में। तो जिस सब्सटेंस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसी को क्या बोला है इन्होंने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये पक्का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में यही है जेनेटिक मटेरियल। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, इसके पास में इंफॉर्मेशन थी म्यूसिलेज के फॉर्मेशन की। जब आर टाइप के बैक्टीरिया ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एब्जॉर्ब किया तो इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई किस तरह से जो म्यूसिलेज है इसको फॉर्म करना है। एंड इसने भी क्या किया, अपने अराउंड क्या बना लिया, म्यूसिलेज बना लिया, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। तो यहाँ पे जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एस टाइप के बैक्टीरिया में। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब देखिए आज के डेट में तो हमको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कई सारे बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। एक्चुअली जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है, बैक्टीरिया को अपने सराउंडिंग में कोई डीएनए अगर मिलता है तो बैक्टीरिया की ये टेंडेंसी है कि जो डीएनए है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके जो डिस्कवरी है इसका जो क्रेडिट है किसको जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ को। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इन्होंने बताया कि एक पक्का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब इनसे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई जो जेनेटिक मेटल है इसका केमिकल नेचर क्या है, ये डीएनए है या प्रोटीन है। तो इसका जो केमिकल नेचर है ये इन्हें इस समय पता नहीं था, इसके बारे में कोई जवाब ही नहीं दे पाए। केमिकल नेचर वॉज अननोन। इसका जो केमिकल नेचर है ये इनको पता नहीं था। बस इन्होंने ये जरूर बता दिया कि जो भी सब्सटेंस है ये क्या है, जेनेटिक मेटल है, लेकिन इनका जो केमिकल नेचर है ये डीएनए है, प्रोटीन है, क्या है, इसके बारे में इनको कोई आइडिया यहाँ पे इस समय नहीं था। ठीक है, एंड इसके अलावा इनसे यही पूछा गया कि जो माइस है, क्या माइस का यहाँ पे कोई रोल होता है, मतलब क्या माइस का कोई रोल है बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने में। तो इसका भी इनके पास में कोई जवाब इस समय नहीं था। ठीक है ना, तो फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ से क्या डायरेक्ट तो पता नहीं चलता है कि जो डीएनए है वही होता है जेनेटिक मेटल, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट मानते हैं इस वजह से कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मेटल है उसकी जो सर्च है, मतलब जेनेटिक मेटल को कहाँ पे सर्च करना है ये हमें यहाँ से समझ में आता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये, अब जब यहाँ से लोगों को पता चला कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है इस एस टाइप के बैक्टीरिया के सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कई सारे लोगों ने, कई सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसी के बेसिस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। मतलब वो जो एस टाइप का बैक्टीरिया है उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो जेनेटिक मेटल है उसको जानने की कोशिश की गई। तो इस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको काफ़ी हम इंपॉर्टेंट स्टेप मानते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट मानते हैं जेनेटिक मेटल की सर्च में। तो यहाँ से एक्चुअल में मेन जो जेनेटिक मेटल की सर्च है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है उसके साइड में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो बैक्टीरिया को कन्वर्ट करता है एक टाइप के बैक्टीरिया को दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में, लेकिन जो केमिकल नेचर है वो अभी तक क्या था, अननोन था।